नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम यूके टिल +1। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी क्लासेस रेगुलर आती रह रही है। आज भी आपकी क्लास आई है उत्तराखंड ऐतिहासिक काल के बारे में। हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड का हिस्ट्री की क्लास आनी है आपकी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दोस्त कल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फ्रेंड लोगों ने मेरे कमेंट किया, जो दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं मेरे, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे इससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई, हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। यही मेरा जो है मेन उद्देश्य है। मैंने आपको बताया है कि मेरा काम ही यही है कि जो लोग सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता, उन्हें एक अच्छी डायरेक्शन देना, ठीक है। यही मेरा मेन उद्देश्य था कि हाँ, जो बच्चे सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं, उन्हें एक अच्छा डायरेक्शन देना ही मेरा मेन उद्देश्य था, ठीक है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से मैं एक अच्छे उस पर जा रहा हूँ। जो मेरा रास्ता है वो मैंने पकड़ा है कि आई होप आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आज जो हमारी क्लास आनी है वो क्लास आनी है, ये क्लास हमारी ऐतिहासिक काल। आज से हम जैसे हमने उत्तराखंड के इतिहास को हमने 5 भागों में बांटा था, ठीक है। आपको ध्यान होगा हमारी पहली जो हिस्ट्री क्लास, उसमें एक सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल था, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल था, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, प्राचीन काल था, जो आज हम ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद मध्य काल था, उसके बाद आधुनिक काल था, ठीक है। हमने 5 भागों में बांट के इसको करा है। और हम इसके जैसे हमने ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा है, इसके अंदर अगर हम जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं या वंश है, उनको भी हम उसको पढ़ेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, आधुनिक काल तक ले जाएंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ दिया, आदि ऐतिहासिक काल हमने पढ़ दिया। अब हम आज प्राचीन ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मध्यकाल पढ़ेंगे, मध्यकाल में, ठीक है। उसके बाद हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या ले जाएंगे, इसको आधुनिक काल तक ले जाएंगे और धीरे धीरे हमारा जो मानसिक विकास है वो डेवलप होने लगेगा और मैं उत्तराखंड इतिहास में इतने अच्छे से आपको एक अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा टारगेट है और यही पढ़ने का तरीका है। अगर पढ़ना है तो यही इसी तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। देखिए आज की बात करते हैं, ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख, अगर हम इसके स्रोत मानते हैं उत्तराखंड के, जो जो ऐतिहासिक काल है उत्तराखंड का, अगर इसका जो प्रमुख स्रोत है, अब किसी भी काल के कोई ना कोई तो स्रोत होंगे कि यार हम कहाँ से मिल रहे हैं। चलो आजकल तो अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह है, सोशल मीडिया वगैरह है, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे, ठीक है। एक तो कुछ हद तक सिक्के में इसका स्रोत देखने को मिलता है। क्या हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे कुछ हद तक। और अगर हम माने कुछ अभिलेख हो गए, जैसे वहाँ पर स्रोत उनका, उसमें अभिलेख लिख दिया करते थे लोग बाग, है ना। तो कुछ इतिहासकार वगैरह, तो वो लोग क्या करते थे, अभिलेख लिख के वहाँ पे रख दिया करते थे, उनसे कुछ जानकारियाँ हमें मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता था, वहाँ पे ताम्रपत्र होते थे, ताम्रपत्र बनाए रहते थे वहाँ पे लोग, और इन्हें लिखकर वहाँ पर रख दिया करते थे, जो आज भी हमारे कई आप स्टोरों में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रखे संग्रहालय में ये रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तराखंड में जो प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी बीच में, तो हम उसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुड़िंद जो है, यहाँ पे अगर ऐतिहासिक काल में सबसे पहले इन्हीं का देखने को मिलता है। और ये माना जाता है कि जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी उत्तराखंड में क्या राज करने वाली, वो कौन थी, कुड़िंद शासक ही। वहाँ पे लोग कुड़िंदों ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। प्रथम राजनीतिक शक्ति अगर आपसे पूछता है पेपर में तो कौन थे वो, कुड़िंद लोग हमारे प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, जिसने उत्तराखंड में क्या किया था, यहाँ पे निवास किया था, ठीक है। अगर हम उसके बाद यहाँ पे देखा तो नीचे शक लोग यहाँ पे आए, ठीक है। फिर कुषाण लोग यहाँ पे आए, उसके बाद नाग लोग यहाँ पे आए, उसके बाद पौरव वंश का यहाँ पे आधिपत्य हुआ। उसके बाद कार्तिकेयपुर जो हम बोलते हैं, कार्तिकेयपुर राज्य वगैरह का इलाका, इन्होंने यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया। देखिए एक बार ये ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे नाग वंश हुए ना, नाग वंश में के बाद यहाँ पे बीच में जो है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कि जो एक मोखरी वंश हुआ करता था, क्या वंश हुआ करता था, मोखरी वंश। क्या हुआ करता था, मोखरी वंश हुआ करता था, जो यहाँ पे क्या कर देता है, नागों को, एक कहानी है छोटी सी, आप सुनिए। ये मोखरी वंश ये कहाँ से आए थे, कन्नौज से आए थे। कहाँ से आए थे,
कन्नौज से आए थे। ये लोग क्या करते हैं, नागों को यहाँ पे क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, यानी कि इनका जो आप पराजय होती है, इनकी नाग को क्या कर देते हैं, पराजय करके यहाँ से भगा देते हैं और अपना एक अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, नागों के बाद ये ध्यान में रखना, नागों को ये हराते क्या करते हैं, अपना पराजय करते हैं। और जो इनका अंतिम शासक होता है मौखरी वंश का, वो होता है ग्रहवर्मा। कौन होता है, ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा जो होता है, इनका क्या होता है, नागों का, ये मौखरी वंश का क्या होता है, अंतिम शासक होता है। क्या होता है, मौखरी वंश का ग्रहवर्मा। ठीक है, क्या है, ग्रहवर्मा किसका है, मौखरी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ध्यान में आ रहा ना, देखिए यहाँ पे नाग क्या करते हैं, नाग को कौन हराता है, मौखरी वंश हराता है। ये मौखरी वंश हराते हैं, जिसका अंतिम शासक कौन था, ग्रहवर्मा था। और ग्रहवर्मा को कौन, इसकी हत्या कौन करता है, हर्षवर्धन कर देता है इसकी। हर्षवर्धन के बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास में। ठीक है, हर्षवर्धन इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है इस ग्रहवर्मा का, जो क्या होता है, मौखरी वंश का होता है। और हर्षवर्धन यहाँ के जो एक राजकुमारी हुआ करती थी यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में, वो उससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है और यहीं पे अपना क्या कर लेता है, तो कुछ दिनों तक अपना आधिपत्य जमा लेता है। ये इसकी कहानी है। ठीक है, और वो क्या करता है, अपना हर्षवर्धन जो है अपना बौद्ध धर्म का यहाँ पे प्रचार करता है और यहाँ पे इसने अपना क्या जमा दिया, अधिकार जमा दिया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ब्रह्मपुर नामक जगह पर इसका राज्य हुआ करता था हर्षवर्धन का। कहाँ पे, ब्रह्मपुर राज्य में इसका अधिपत्य हुआ करता था। ठीक है, ये तो प्रमुख जो मैंने वंश लिखा है वैसे, और बीच में कुछ ये चीज़ें घटी, ये आपको ये ध्यान में रखना है। अगर पेपर में ये पूछता है तो आपको भूलना नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो आज हम बात करेंगे सीधे अब कुड़िंद वंश की। अगर हम सीधे चलते हैं कुड़िंद वंश में चलते हैं, कुड़िंद वंश की हम बात करें, जो इसका जो सोर्स है, यानी कि जो इसके स्रोत है वो क्या है। अगर इस जो राजनीतिक शक्ति थी अगर हम बात करें कुड़िंदों की, तो अब कुड़िंद यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थी जिसने यहाँ पे क्या किया, अपना अधिकार जमाया उत्तराखंड में। तो ये जो ये शासक हुआ करते थे, इनके जो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्रोत होंगे यार, कि यहाँ पे कुड़िंदों का शासन था, ऐसी तो कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, जो हमारे इतिहासकारों ने यहाँ पे खोजे की है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्रोत है वो मानी जाती है इसकी मुद्राएं, यानी कि जो सिक्के वगैरह यहाँ पे मिले हैं या ताम्रपत्र वगैरह जो भी यहाँ पे मिले हैं, उसकी यहाँ पे क्या है, जो प्रमुख स्रोत है, ये क्या है, मुद्राएं है, इसकी प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, यहाँ पे 5 BC से 2 BC तक इसका उल्लेख मिलता है कि इसका जो टाइम पीरियड था ये था, और 5 BC से 2 BC तक। और जो राजधानी थी इसकी शत्रुघ्न नगर हुआ करती थी, जो वर्तमान में क्या कहलाती है, शूद्र नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना ये बात को। अगर हम बात करें इसकी, अब जो इसकी मुद्राएं हैं, मुद्राएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, जो आपको पूछता भी है कि पेपर में कि कैसी इसकी मुद्राएं थी, क्या थी। तो इसकी मुद्राओं की बात करें, इसकी जो मुद्राएं हैं, देखिए यहाँ पे एक तो ऐसा है, जो प्रमुख मुद्राएं हैं उसमें 3 प्रकार की इसकी मुद्राएं मिली है। एक तो यहाँ पे आप अमोघ भूति नामक जो मुद्रा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार की दो ये मुद्रा आपको देखने को मिलती है। और तीसरा जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, चित्रेश्वर या छत्रेश्वर भी कहीं पे दिखा देते हैं, ये आपको यहाँ पे 3 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती है। अगर हम इनकी बात करें, यहाँ ये जो है रजत और ताम्रे की बनी हुई है। ठीक है, ये अमोघभूति प्रकार, अगर हम इंडिविजुअली इसको पढ़ें तो अमोघभूति प्रकार की जो ये बनी है, ये किसकी, रजत और ताम्र पत्र की बनी है। अगर इसकी लिपि की बात करें, ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और कुछ इसमें खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें जो नाम है, इसमें ये दिखाया गया है कि ये महाराजा नाम खुदवाया गया है। इस मुद्रा में क्या क्या खुदवाया गया है। अब आपसे पूछ दिया कि महाराजा नाम किस प्रकार किस प्रकार की मुद्राओं में खुदवाया गया, तो आप बोलोगे अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में महाराजा नाम खुदवाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और ये ऐतिहासिक काल जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इसमें से हमेशा पेपर में आपके क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, अगर हम बात करें अल्मोड़ा प्रकार की, दूसरा हमारा आता है अल्मोड़ा प्रकार। अल्मोड़ा प्रकार में जो है यहाँ पे जो ये है, ये किस चीज़ के बने हुए, ताम्र के बने हुए होते थे। यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार पूरी ताम्र की बनी हुई है, ताम्र नगरी इसलिए शायद कहा जाता है अल्मोड़ा को।
ठीक है। अगर हम बात करें ब्राह्मी इसकी लिपि की, इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है इसकी लिपि। और जो इसमें 3 शासकों का उल्लेख मिलता है हमें, ये है एक तो शिवदत्त नामक और हरिदत्त हो गया, और हस्पादित नामक इसका एक शासक हुआ करता था, हस्पादित। तो उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, आप ये अल्मोड़ा तो आपसे पूछ दिया कि शिवदत्त, हरिदत्त और स्पातित नामक शासक किस मुद्रा से संबंधित है, तो आप बोलोगे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा से ये संबंधित थे। और अल्मोड़ा प्रकार किसकी मुद्राएं हैं, किसके सोर्स है, ये कुलिंदों की सोर्स है। ठीक है। अब अंतिम आता है चित्रेश्वर नामक, ये बीच में शायद और पीछे से किसी में आया था ये क्वेश्चन। चित्रेश्वर जो है ये यहाँ पे छत्रेश्वर भी बोल देते हैं कोई लोग। ये इसका उल्लेख भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और इससे ये जानकारी मिलती है कि वहाँ पे जो ये लोग थे, कुलिंद लोग, ये शिव भगवान के उपासक थे, यानी कि शिव भगवान को ये पूजते थे, और बहुत ज़्यादा उनकी मान्यता इस शिव जी के भगवान में थी। ठीक है, भोलेनाथ जो हमारे हैं। अगर हम इसके इसीलिए इसको इसका अन्य नाम क्या कहा जाता है, स्थानिक शिव प्रकार के नाम से भी इस जो यहाँ पे ये ताम्रपत्र है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखोगे कि स्थानिक शिव प्रकार का जो ताम्रपत्र है वो किसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे छत्रेश्वर या चित्रेश्वर नामक मुद्रा को स्थानिक शिव प्रकार के नाम से जाना जाता है। तो आपका आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो कुलिंद वंश हमने पढ़ा था, ये आपका टाइम भी वगैरह, इसका जो टाइम पीरियड है, जो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसकी मुद्राएं जो है ये पेपर में आपके आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है और अपने घर में बैठ के यहाँ पे रिवीजन करना है। थैंक यू फ्रेंड, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए क्लास को, आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक